आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 52, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महेंद्र अपनी मां के कमरे में जाना ही चाहता था कि इतने में आशा जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अभी तुम मां के पास मत जाओ। महेंद्र ने पूछा, क्यों? आशा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है अचानक मां के मन में सुख या दुख, किसी भी बात का धक्का लगने से तुरंत खतरा हो सकता है। महेंद्र ने कहा, मैं एक बार चुपके से उनकी सिरहाने के पास जाकर देख आऊंगा, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। आशा ने कहा, वे जरा सा खटका होते ही चौंक उठती हैं, तुम्हारे घुसते ही उन्हें मालूम हो जाएगा। तो तुम अब क्या चाहती हो? पहले बिहारी लाला जी एक बार आकर देख जाएं, वे जैसी सलाह देंगे वैसा किया जाएगा। कहते कहते बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुला भेजा था। बिहारी ने कहा, भाभी तुमने मुझे बुलाया था? मां अच्छी तो है? बिहारी को देखकर आशा को मानो सहारा मिल गया। उसने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद से वे और भी चंचल हो उठी हैं। पहले दिन जब उन्होंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझसे पूछने लगी, बिहारी कहाँ है? मैंने कहा, वे एक खास काम से गए हैं, बृहस्पति को आने की बात है। तब से वे रह रहकर चौंक उठती हैं, मुंह से कुछ भी नहीं कहती, पर भीतर ही भीतर मालूम होता है किसी की बाट देख रही हैं। कल तुम्हारा तार पाकर मैंने उन्हें जता दिया था कि आज तुम आओगे। तुम्हें जो जो चीज़ अच्छी लगती है वे सब चीज़ें मंगवाई हैं उन्होंने। सामने के बरंडे में रसोई बनेगी, वे देखेंगे। डॉक्टर की मनाही है, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ देर पहले मुझे बुलाकर उन्होंने कहा था कि बहू, आज तुम अपने हाथ से रसोई बनाना, बिहारी को मैं अपने सामने बिठाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर बिहारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा, मां की तबीयत कैसी है? आशा ने कहा, तुम एक बार खुद चलकर देख लो, मुझे तो लगता है रोग बढ़ता ही जाता है। बिहारी कमरे के भीतर चला गया। महेंद्र बाहर खड़ा खड़ा आश्चर्य करने लगा। आशा ने अनायास ही घर का कर्तृत्व ग्रहण कर लिया है। उसने उसे भीतर जाने से कितनी स्वाभाविकता से रोक दिया, न संकोच किया न अभिमान। महेंद्र का बल आज कितना घट गया है। आज वो अपराधी है। वो चुपचाप बाहर खड़ा रहा, मां के कमरे में भी न घुस सका। उस पर यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहारी के साथ आशा कैसी निसंकोच होकर बात करने लगी है। सब सलाह उसी से होती है। वही आज घर का एकमात्र रक्षक है, सबका हितु है, मित्र है। उसकी गतिविधि सर्वत्र है, उसी के उपदेश से सब चल रहा है। महेंद्र कुछ दिनों के लिए जिस जगह को छोड़कर चला गया था, वापस आकर देखता है कि वो जगह ठीक पहले जैसी नहीं रही। बिहारी के भीतर घुसते ही राजलक्ष्मी ने अपनी करुण दृष्टि बिहारी के मुंह पर रखते हुए कहा, आ गया बेटा? बिहारी ने कहा, हाँ मां, आ गया। राजलक्ष्मी ने कहा, तेरा काम पूरा हो गया? इतना कहकर वे एकाग्र दृष्टि से उसके मुंह की तरफ देखने लगी। बिहारी प्रफुल्ल मुख से बोला, हाँ मां, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इतना कहकर उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। राजलक्ष्मी ने कहा, आज मेरी बहू रानी तेरे लिए अपने हाथ से रसोई बनाएगी। मैं यहीं से पड़ी पड़ी बताती रहूंगी। डॉक्टर मना करते हैं, पर अब मना ही किस लिए बेटा? मैं क्या जी भर कर तुम लोगों को एक बार अपने सामने बिठाकर खिला भी ना पाऊं? बिहारी ने कहा, इसमें डॉक्टर की मनाही का तो कोई कारण नहीं मालूम होता मुझे। मां, तुम नहीं बताओगी तो काम कैसे चलेगा? बचपन से ही तुम्हारे हाथ की रसोई हम लोगों को अच्छी लगती आई है, और महेन भैया का तो पश्चिम की दाल रोटी खाते खाते जी उब गया होगा। आज तुम्हारी बहू रानी के हाथ का मछली का झोर खाकर उनका काया पलट हो जाएगा।
आज हम दोनों भाई बचपन की तरह होड़ लगाकर खाएंगे। देखें आज तुम्हारी बहू रानी कहाँ तक खिला सकती है। यद्यपि राजलक्ष्मी समझ गई थी कि बिहारी महेंद्र को अपने साथ लेता आया है, फिर भी उसका नाम सुनते ही उनके हृदय का स्पंदन क्षण भर के लिए बढ़ गया और सांस लेने में कष्ट होने लगा। कष्ट कुछ उपशम होने पर बिहारी ने कहा, पश्चिम जाकर महेन भैया का स्वास्थ्य तो कुछ अच्छा हो गया है। सफर की वजह से चेहरे पर आज कुछ थकान जरूर है, नहाने खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। राजलक्ष्मी फिर भी महेंद्र के संबंध में कुछ नहीं बोली और तब बिहारी कहने लगा, माँ, महेन भैया बाहर खड़े हैं, तुम्हारे बुलाए बिना उनसे आते नहीं बन रहा है। राजलक्ष्मी मुंह से कुछ न कहकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। देखते ही बिहारी पुकार उठा, महेन भैया भीतर आओ। महेंद्र ने धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। राजलक्ष्मी इस डर से कि कहीं सहसा उनका हृदय स्पंदन बंद न हो जाए, महेंद्र के मुंह की तरफ तत्काल देख न सके। आधी आधी आंखें मीची रहीं। महेंद्र मां के बिस्तर की तरफ देखते ही चौंक उठा, मानो किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। महेंद्र मां के पांवों के पास सिर रखकर पांव पकड़े पड़ा रहा। हृदय के स्पंदन से राजलक्ष्मी का सारा शरीर कांप उठा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, जीजी, महेंद्र को तुम उठने के लिए कहो, नहीं तो वो उठेगा नहीं। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से मुंह से शब्द निकालते हुए कहा, महेंद्र उठ। महेंद्र का नाम उच्चारण करते ही बहुत दिन बाद उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। भीतर के आंसुओं ने बाहर निकलकर उनके हृदय की वेदना को कुछ हल्का कर दिया। तब महेंद्र उठा और जमीन पर घुटने टेक कर पलंग की पाटी पर छाती रखकर अपनी मां के पास आकर बैठ गया। राजलक्ष्मी ने मुश्किल से करवट बदलकर दोनों हाथों से महेंद्र का सिर अपनी तरफ खींचकर उसके माथे को सूंघा और चूम लिया। महेंद्र गदगद कंठ से बोला, मां, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, अब मुझे माफ कर दो। हृदय शांत होने पर राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसी बात तू ना कह महेंद्र, तुझे माफ किए बिना क्या मैं जी सकती हूं। बहू, बहू, कहाँ गई बहू? आशा बगल के कमरे में पत्थ बना रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुला लाई। तब राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन से उठकर पलंग पर बैठने के लिए इशारा किया। महेंद्र के पलंग पर बैठ जाने पर राजलक्ष्मी ने आशा को उसके पास बैठने के लिए जगह दिखाते हुए कहा, बहू, तुम यहां बैठो, आज मैं तुम दोनों को एक बार एक साथ बिठाकर देखूंगी, इसी से मेरा सब दुख जाता रहेगा। बहू बेटी, अब मुझसे तुम शर्माओ मत और महेंद्र से भी अपने मन में किसी तरह का अभिमान न रखकर एक बार यहां बैठ जाओ। आज मुझे अपनी आंखें ठंडी कर लेने दो बेटी। तब आशा घूंघट काढ़े लज्जा के साथ धीरे धीरे कंपित हृदय से महेंद्र के पास आकर बैठ गई। राजलक्ष्मी ने अपने हाथ में आशा का दाहिना हाथ लेकर महेंद्र के हाथों में रखते हुए कहा, मैं अपनी इस रानी बेटी को तेरे हाथ सौंपे जाती हूं। मेरी एक बात याद रखना, ऐसी लक्ष्मी और कहीं भी तुझे नहीं मिलने की। मझली बहू, आओ, इन्हें एक बार आशीर्वाद दो, तुम्हारे पुण्य से इनका कल्याण हो। अन्नपूर्णा के सामने आकर खड़े होते ही दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और पांव की धूल माथे से लगाई। अन्नपूर्णा ने दोनों का माथा चूमते हुए कहा, भगवान तुम लोगों का कल्याण करे। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी, आओ बेटा, तुम भी महेंद्र को क्षमा कर दो। बिहारी के उसी क्षण महेंद्र के सामने जा खड़े होते ही महेंद्र ने उठकर दृढ़ बाहुओं से उसे अपनी छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी बोली, महेंद्र, मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूं कि बचपन से बिहारी तेरा जैसा मित्र रहा है, हमेशा वैसा ही बना रहे। इससे बढ़कर तेरा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर राजलक्ष्मी अत्याधिक क्लांति के कारण स्तब्ध हो गई। बिहारी एक उत्तेजक दवा उनके मुंह के पास ले गया तो उन्होंने उसका हाथ हटा दिया और कहा, अब दवा का क्या होगा बेटा, अब मुझे भगवान का स्मरण करने दे, वे ही मुझे मेरे समस्त संसार दाह की आखिरी दवा देंगे। महेंद्र, अब तुम लोग जाकर जरा आराम करो। बहू, जाओ, रसोई चढ़ाओ। शाम के वक्त बिहारी और महेंद्र दोनों राजलक्ष्मी के सामने भोजन करने बैठे। आशा पर परोसने का भार था, वो परोसने लगी। महेंद्र की छाती के भीतर से आंसू उमड़ आ रहे थे, उसके मुंह में कौर नहीं जाता था। राजलक्ष्मी उससे बार बार कहने लगी, महेंद्र, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है? अच्छी तरह खा, मैं देखूं। बिहारी ने कहा, जानती हो मां, महेंद्र भैया हमेशा से ही ऐसे हैं, कुछ खा ही नहीं सकते। भाभी, छेने की कढ़ी जरा और देना,
बड़ी अच्छी बनी है। राजलक्ष्मी प्रसन्न होकर जरा हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना बिहारी को छेनी की कढ़ी अच्छी लगती है। अरे इतने से उसका क्या होगा बहू, जरा अच्छी तरह परोसो। बिहारी ने कहा, तुम्हारी ये बहू बड़ी कंजूस है माँ, हाथ से जल्दी कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी हंसती हुई बोली, देखो तो बहू, बिहारी तुम्हारा ही नमक खाकर तुम्हारी ही निंदा कर रहा है। अब की बार आशा ने बिहारी की थाली में बहुत सी कढ़ी परोस दी। बिहारी कहने लगा, हाय हाय, सिर्फ कढ़ी खिलाकर ही पेट भर दोगी मालूम होता है, बाकी की सब अच्छी अच्छी चीजें भाई साहब की थाली में परोसी जाएंगी। आशा अस्पष्ट स्वर में कह गई, निंदक का मुंह किसी भी तरह बंद ही नहीं होना चाहता। बिहारी ने मृदु स्वर में कहा, मिठाई देकर परीक्षा कर देखो बंद होता है या नहीं। दोनों मित्र एक साथ बैठकर भोजन कर चुके तो राजलक्ष्मी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बहू अब तुम जल्दी से खा पी लो। राजलक्ष्मी के आदेश से आशा जब खाने चली गई तो उन्होंने महेंद्र से कहा, महेंद्र जा तू आराम कर जाके। महेंद्र ने कहा, अभी से सो जाऊं जाकर। महेंद्र ने निश्चय किया था कि आज वो मां की सेवा करेगा, किंतु राजलक्ष्मी ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, तू रास्ते का थका हुआ है, जा सो जाकर। आशा खा पीकर पंखा हाथ में लिए राजलक्ष्मी के सिरहाने बैठने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू महेंद्र के बिस्तर वगैरह ठीक हुए कि नहीं, जरा देख तो आओ, वो अकेला होगा। आशा मारे शर्म के गड़गड़ गई और किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर ऊपर चली गई। राजलक्ष्मी के पास अन्नपूर्णा और बिहारी रह गए। राजलक्ष्मी ने बिहारी से पूछा, तुझसे एक बात पूछती हूं बेटा, तू बता सकता है विनोदनी का क्या हुआ, अब वो कहाँ है? बिहारी ने कहा, कलकत्ते में ही है। राजलक्ष्मी नीरव दृष्टि से बिहारी से कुछ पूछने लगी। बिहारी समझ गया, बोला, विनोदनी के बारे में अब तुम्हें कोई डर नहीं मां। राजलक्ष्मी ने कहा, उसने मुझे बड़े दुख दिए हैं बिहारी, फिर भी मैं उसे भीतर से चाहती हूं। बिहारी ने कहा, वो भी भीतर से तुम्हें बहुत चाहती है मां। राजलक्ष्मी बोली, मुझे भी ऐसा मालूम होता है, दोष गुण सभी में होते हैं, पर वो मुझे चाहती जरूर थी, वैसी सेवा कोई कपट से नहीं कर सकता। बिहारी बोला, तुम्हारी सेवा करने के लिए वो व्याकुल हो रही है। राजलक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, महेंद्र वगैरह तो अब सोने चले गए हैं, रात को उसे एक बार यहां ले आने में हर्ज क्या है? बिहारी ने कहा, मां वो तो बाहर वाले घर में छिपी बैठी है, मैंने बहुत कहा, पर उसने आज दिन भर पानी तक नहीं छुआ। उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम उसे बुला के माफ नहीं कर दोगे तब तक वो अन्न जल कुछ भी नहीं छुएगी। राजलक्ष्मी चंचल हो उठी, बोली, दिन भर से उपास किए बैठी है, अब तक तेने मुझसे कहा भी नहीं, जा बुला ला उसे, बुला जल्दी। विनोदनी ने धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही वे बोल उठी, छी छी बहू, ये तुमने क्या किया, दिन भर से उपास किए बैठी हो, जाओ जाओ पहले खा पी लो, पीछे बात होगी। विनोदनी ने राजलक्ष्मी के पांव की धूल माथे से लगाई और कहा, पहले तो मुझ पापिन को माफ कर दो बुआ जी, तब मैं खाऊंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया बेटी, माफ कर दिया, मेरा अब किसी पर भी रोष नहीं है। और फिर विनोदनी का दाहिना हाथ पकड़कर बोली, बहू तुमसे किसी का बुरा ना हो और तुम भी सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विनोदनी ने कहा, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं होगा बुआ जी, मैं तुम्हारे पांव छू कर कहती हूं, मुझसे अब संसार में किसी का भी बुरा ना होगा। अन्नपूर्णा के पांव लगकर विनोदनी खाने चली गई। जब वो खाकर वापस आई तब राजलक्ष्मी ने उससे कहा, बहू तो अब तुम जा रही हो? विनोदनी ने कहा, बुआ जी मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं, ईश्वर साक्षी है, अब मुझसे तुम किसी भी अनिष्ट की आशंका मत करो। राजलक्ष्मी बिहारी के मुंह की ओर देखने लगी। बिहारी ने जरा सोचकर कहा, इन्हें तुम अपने पास रखो मां, अब कोई हर्ज नहीं। रात को बिहारी, विनोदनी और अन्नपूर्णा तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा शुश्रूषा की। उधर आशा इस शर्म के मारे कि रात भर वो सास के पास ना आ सके, पौ फटते ही उठ बैठी। महेंद्र को सोता हुआ छोड़कर झटपट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे चली आई। उस समय कुछ कुछ अंधेरा था। राजलक्ष्मी के कमरे के पास आते ही उसने जो कुछ देखा उससे वो दंग रह गई। सोचने लगी, ये क्या सपना देख रही हूं? विनोदनी स्प्रिट लैंप जलाकर पानी गर्म कर रही थी। बिहारी रात को सो नहीं सका था, उसके लिए चाय बनेगी। आशा को देखते ही विनोदनी उठ खड़ी हुई, बोली,
आज मैं अपने सारे अपराधों के साथ तुम्हारा आश्रय ले रही हूं और कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता। किंतु तुम अगर कहो कि जाओ तो मुझे इसी घड़ी चला जाना होगा। आशा कुछ जवाब न दे सकी। उसका मन क्या कह रहा था सो भी वो न समझ सकी। वो अभिभूत सी हो रही। विनोदनी बोली, मुझे तुम कभी भी माफ नहीं कर सकोगी, उसकी कोशिश भी मत करना। किंतु अब मुझसे बिल्कुल डरना मत। जितने दिन बुआ जी को जरूरत होगी उतने दिन मुझे जरा काम करने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कल राजलक्ष्मी ने जब आशा का हाथ लेकर महेंद्र के हाथ में दिया था तब आशा ने अपने मन से संपूर्ण अभिमान छोड़कर संपूर्ण रूप से महेंद्र को आत्मसमर्पण कर दिया था। किंतु आज विनोदनी को सामने देखकर उसके खंडित प्रेम के दाह ने शांति मानने से इनकार कर दिया। आशा के मन में ये बात तरंगों की तरह बार बार उठने लगी कि इसे उन्होंने एक दिन चाहा था और अब भी अगर चाहते हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ ही देर बाद उनकी आंख खुलेगी, फिर वे विनोदनी को देखेंगे। किस दृष्टि से देखेंगे कौन जाने। कल रात को आशा ने अपने संपूर्ण घर संसार को निष्कंटक देखा था और आज तड़के ही उठकर देखा कि कांटे का झाड़ उसके घर के आंगन में ही मौजूद है। संसार में सुख का स्थान ही सबसे ज्यादा संकीर्ण होता है, कहीं भी उसे संपूर्णतः निर्विघ्न रखने का अवकाश नहीं। आशा अपने हृदय भार को लिए हुए ही भीतर गई और अत्यंत लज्जा के साथ बोली, मौसी, तुम सारी रात जागती रही हो, जाओ थोड़ा सो लो। अन्नपूर्णा ने आशा के मुंह की तरफ एक बार अच्छी तरह देखा और फिर वे सोने न जाकर आशा को अपने कमरे में ले गईं। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, अगर तू सुखी होना चाहती है तो बीती बातों को याद मत कर। दूसरों को दोषी मानने में जितना सुख है, दोष याद रखने में उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। आशा ने कहा, मौसी, मैं अपने मन में किसी बात को पालकर नहीं रखना चाहती, मैं भूलना ही चाहती हूं, पर भुलाए भूलती जो नहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, बेटी, तू ठीक कहती है। उपदेश देना सहज है, उपाय बता देना ही कठिन है। कम से कम बाहर से इस भाव की रक्षा करनी ही होगी कि भूल गई हूं। पहले बाहर से भूलना शुरू करना, फिर भीतर से भी भूल जाएगी। इस बात को याद रखना बेटी। तू अगर खुद न भूली तो दूसरों को भी याद दिलाती रहेगी। तू अपनी इच्छा से न भूल सके तो मैं तुझे आज्ञा देती हूं, विनोदनी के साथ तू ऐसा व्यवहार कर कि जैसे उसने तेरा कोई अनिष्ट किया ही न हो और उससे तेरे अनिष्ट की कोई आशंका ही नहीं। आशा ने नम्र मुख से कहा, मुझे क्या करना होगा बताओ। अन्नपूर्णा ने कहा, विनोदनी अभी बिहारी के लिए चाय बना रही है, तू दूध चीनी प्याला सब ले जा, दोनों जनी मिलकर काम करो। आशा आदेश पालन के लिए उठने लगी। अन्नपूर्णा ने कहा, ये तो सहज है, किंतु मेरी एक बात और सुननी होगी, वो और भी कठिन है, उसका पालन तुझे करना ही होगा। बीच बीच में महेंद्र के साथ विनोदनी की भेंट होगी ही, तब तेरे मन में क्या होगा सो मैं समझ सकती हूं। किंतु उस समय तू छिपकर या कनखियों से भी महेंद्र या विनोदनी का भाव देखने की चेष्टा न करना। छाती फट जाने पर भी इसमें तुझे अडिग रहना पड़ेगा। महेंद्र को ये मालूम होना चाहिए कि तू उस पर संदेह नहीं करती, शोक नहीं करती, तेरे मन में कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। जोड़ टूटने के पहले जैसा था, जोड़ लगने के बाद फिर ठीक वैसा ही हो गया है, टूटने का चिन्ह तक मिट गया है। महेंद्र अथवा और कोई भी तेरा मुंह देखकर अपने को अपराधी न समझने पावे। चुन्नी, ये मेरा अनुरोध या उपदेश नहीं है, ये तेरी मौसी की आज्ञा है। मैं जब काशी चली जाऊंगी तब भी मेरे पीछे तू एक दिन के लिए भी कभी मेरी बात को मत भूलना। आशा दूध प्याले वगैरह लेकर विनोदनी के पास पहुंच गई और बोली, पानी गर्म हो गया क्या? मैं दूध लाई हूं। विनोदनी ने विस्मित होकर आशा के मुंह की ओर देखा और कहा, बिहारी लाला जी बरंडे में बैठे हैं, चाय तुम उनके पास भिजवा देना, मैं तब तक बुआ जी के लिए हाथ मुंह धोने की तैयारी कर रखूं, वे अब उठने ही वाली है। विनोदनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। बिहारी ने उसका प्रेम स्वीकार करके उसे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को इच्छानुसार काम में लाने में उसे संकोच मालूम होने लगा। अधिकार की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए अधिकार प्रयोग को संयत रखना पड़ता है। जितना मिले उतना पाने के लिए खींचातानी करना कंगाल को ही शोभा दे सकता है। भोग को सीमित और कम करने में ही संपद का यथार्थ गौरव है। अब बिहारी यदि स्वयं उसे न बुलावे तो किसी एक बहाने से विनोदनी उसके पास नहीं जा सकती।
दोनों में बात हो रही थी कि इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का हृदय यद्यपि उसी क्षण कांप उठा, फिर भी उसने अपने को संयत करके स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ बैठे? मैं तो इस डर से खिड़की किवाड़ बंद कराई थी कि कहीं धूप लगने से तुम्हारी नींद न उछट जाए। विनोदनी के सामने ही आशा को ऐसे सहज स्वाभाविक भाव से बात करते देख महेंद्र की छाती पर से मानो एक बड़ा भारी पत्थर सा उतर गया। उसने आनंदित चित्त से कहा, आंख खुलते ही मैं माँ को देखने चला आया। माँ अभी क्या सो रही हैं? आशा ने कहा, हाँ अभी सो रही हैं, अभी तुम मत जाना। बिहारी लाला जी ने कहा है आज उनकी तबीयत कुछ अच्छी है। बहुत दिन बाद कल रात भर उन्हें अच्छी तरह नींद आई है। महेंद्र ने निश्चिंत होकर पूछा, चाची कहाँ हैं? आशा ने इशारे से उनका कमरा दिखा दिया। आशा की इस दृढ़ता और संयम को देखकर विनोदनी भी आश्चर्य में रह गई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा भोर में ही नहा धोली थी और पूजा में बैठना ही चाहती थी कि इतने में महेंद्र की आवाज सुनकर बोली, आ महेन आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, चाची मैं पापी हूं, तुम्हारे पास बैठने में मुझे शर्म मालूम होती है। अन्नपूर्णा ने कहा, छी छी, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते बेटा। बच्चे धूल मिट्टी में भी खेलते हैं और माँ की गोद में भी बैठते हैं। महेंद्र ने कहा, पर मेरी ये धूल मिट्टी अब किसी तरह पूछ नहीं सकती। अन्नपूर्णा ने कहा, दो एक बार झाड़ते ही सब झड़ जाएगी बेटा। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। अपने अच्छेपन का तुझे अहंकार हो गया था, अपने पर तुझे बहुत ज्यादा विश्वास था। पाप की आंधी ने सिर्फ तेरे उस गर्व को तोड़ दिया है और कोई अनिष्ट नहीं किया। महेंद्र ने कहा, चाची अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। तुम्हारे चले जाने से ही मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। अन्नपूर्णा ने कहा, मैं यहां रहकर जिस दुर्गति को रोके रखती, उस दुर्गति का एक बार हो जाना ही अच्छा रहा। अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। इतने में द्वार के पास से आवाज आई, चाची पूजा करने बैठी हो क्या? अन्नपूर्णा बोली, नहीं, तू आ। बिहारी कमरे में आ गया। इतने सवेरे महेंद्र को जागृत देखकर उसने कहा, महेन भैया, आज तुमने अपने जीवन में शायद प्रथम सूर्योदय देखा है। महेंद्र ने कहा, हाँ बिहारी, आज मेरे जीवन में ये प्रथम सूर्योदय है। चाची, बिहारी को शायद तुमसे कुछ सलाह करनी है, मैं जाऊं? बिहारी हंस दिया, ना हो तो तुम्हें भी कैबिनेट मिनिस्टर बना लिया जाता है। तुमसे मैंने कभी कोई बात छिपाई नहीं। अगर आपत्ति न करो तो आज भी न छिपाऊंगा। महेंद्र ने कहा, मैं आपत्ति करूंगा? पर हां, अब मैं तुमसे दावा नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ न छिपाओ तो मैं भी शायद अपने पर फिर से श्रद्धा कर सकूंगा। आजकल महेंद्र के सामने सब बात बिना संकोच के कहना कठिन हो गया है। बिहारी का मुंह रुखसा आया, फिर भी उसने जोर लगाकर कहा, मैं विनोदनी से विवाह करूंगा। ऐसी एक बात उठी थी, उस बात को पूरी करने के लिए चाची के पास आया हूं। महेंद्र अत्यंत संकुचित हो उठा। अन्नपूर्णा चकित होकर कह उठी, अब तो ये कैसी बात कर रहा है बिहारी? महेंद्र ने प्रबल शक्ति का प्रयोग करके अपना संकोच दूर कर दिया। बोला, बिहारी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अन्नपूर्णा बोली, इस प्रस्ताव से विनोदनी का भी कोई संबंध है क्या? बिहारी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, वो क्या इस पर राजी होगी? महेंद्र बोल उठा, विनोदनी क्यों नहीं राजी होगी चाची? मुझे मालूम है वो एकाग्र मन से बिहारी की भक्ति करती है। ऐसा आश्रय क्या वो स्वेच्छा से छोड़ सकती है? बिहारी ने कहा, मयन भैया, मैंने विनोदनी से विवाह का प्रस्ताव किया था। उसने लज्जा के साथ उसे अस्वीकार कर दिया है। सुनकर महेंद्र चुप रह गया। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 52 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।